हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, ठीक है? उसमें हम लोगों ने कवर किए थे फार्मास्यूटिक्स क्या है, ठीक है? लोगों ने इसमें फार्मास्यूटिक्स देखा था क्या है और उसकी जो ड्रग इंक्वायरी है और ड्रग कमेटी थी और जो जब ड्रग एक्ट दिया गया था, ड्रग रूल दिए गए थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने कवर किए थे, ठीक है? और ये भी हमने देखा था कि जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी थे, वो किसने दिया था? तो एम.एल. स्क्रॉफ इन 1939 में, यानी महादेवालाल स्क्रॉफ जी ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया के फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एम.एल. स्क्रॉफ जी को, यानी महादेवालाल स्क्रॉफ जी को फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता था। सबसे पहले इन्होंने ही फार्मेसी का खोज किया था, फार्मेसी दी थी, ठीक है? अब आगे हम देखेंगे, हम लोगों ने उस दिन फिर ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल भी पढ़ लिया था, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें, ठीक है? तो आज हम लोगों का टॉपिक है शेड्यूल, ठीक है? हम लोगों का टॉपिक शेड्यूल है, जिसे हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, ठीक है? जैसा कि दोस्तों, सारे लोग जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश को बहुत कम समझ पाते हैं, ठीक है? ज़्यादा लोग बी फार्मा करते हैं। वो बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे होते हैं, जो अच्छी एजुकेशन है उनको मिली होती है, अच्छे कॉलेज नहीं मिले होते हैं, जहाँ पे वो लोग बेहतर इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, ठीक है? हम लोग खुद ही जब बी फार्मा हम लोग एडमिशन किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत समस्या होती थी इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में। पर हम लोगों ने क्या किया, धीरे-धीरे पढ़ते, सीखते हम लोग सीखे। लेकिन हम लोगों को ऐसे पढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन मैं ये चीज़ें आपके लिए आसान करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इंग्लिश तो लिखूँगा ही, प्लस उसके जो हिंदी में ट्रांसलेशन है, मैं उसको हिंदी में भी लिखूँगा। मतलब इंग्लिश की भी डेफिनेशन रहेगी और हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन रहेगी, ठीक है? जिससे आपको पढ़ने और समझने में दोनों में ही आसानी होगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं शेड्यूल क्या है, ठीक है? ये हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है और शेड्यूल से हमारे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम हो, ठीक है? डीआई हो, हर कंपटीशन में तो पूछे जाएँगे, प्लस आपके सेमेस्टर क्वेश्चन में, ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जाएँगे, ठीक है? 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो देखेंगे शेड्यूल, इसको हम अनुसूची बोलते हैं, ठीक है? शेड्यूल इज़ ए नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कंट्रोल हाउ मेडिसिन एंड केमिकल आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। शेड्यूल क्या है, ठीक है? शेड्यूल को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे दवाएँ और केमिकल्स यानी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है? तो हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, शेड्यूल एक राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है, ठीक है? देखिए, शेड्यूल इज़ ए नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो ये नियंत्रित करती है दवाओं और रसायन जनता यानी लोगों को कैसे उपलब्ध कराया जाए। हमारा शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एक हमारा राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है, जो दवाओं और रसायन को मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब नियंत्रित करने का काम करता है और इसे लोगों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है? इसे हम शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, मेडिसिन एंड केमिकल आर क्लासिफाइड इंटू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल, ठीक है? रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन्स और केमिकल रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि दवाइयों और रसायनों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक दवा या रसायन की उपलब्धता पर नियामक नियंत्रण के स्तर के अनुसार शेड्यूल के में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो शेड्यूल होता है, ये हम दवाओं को और उसके जो रसायन होते हैं,
उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कैसे करनी है, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा और उसपे हम नियंत्रण कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ों को हम वर्गीकृत करते हैं, यानी शेड्यूल के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कौन-सी दवा हम जो पब्लिक है उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव होता है और सेफ्टी के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखते हुए शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन होती है, जिसको हम कई वर्गीकरण में रखा गया है, यानी टाइप्स में बाँटा गया है, ठीक है? अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ शेड्यूल, ठीक है? मतलब जो हमारे शेड्यूल अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि शेड्यूल हमारा है क्या? अब हम देखेंगे कौन-कौन से शेड्यूल हमारे हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं शेड्यूल ए, ठीक है? शेड्यूल ए जिसे अनुसूची ए कहते हैं। तो शेड्यूल ए क्या है? शेड्यूल ए के तहत क्या-क्या चीज़ें आती हैं? इट्स कंटेन वेरियस फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। ये क्या कह रहा है कि इसमें लाइसेंस के आवेदन के लिए पत्र के विभिन्न फॉर्म और प्रारूप शामिल हैं। यदि आप किसी भी चीज़ का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? यदि इस शेड्यूल ए में जो है, वो हम यदि कोई लाइसेंस बनाना है, जैसे कि आपको डिस्पेंसरी खोलनी है या मेडिकल खोलना है, क्लिनिक खोलनी है, तो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी उसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं, जो हम जिसको हमें फिल करना रहता है। तब हमें जा कर के उसको लाइसेंस मिलता है, ठीक है? तो इसमें बोला गया है शेड्यूल ए के तहत में क्या आते हैं, इसमें लाइसेंस के आवेदन के लिए पत्र के विभिन्न फॉर्म है, या जब लाइसेंस आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आवेदन करने के लिए इसमें विभिन्न टाइप के पत्र यानी लेटर्स अवेलेबल हैं, जिसको आप भर करके सबमिट करते हैं, जिससे आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है? तो शेड्यूल ए के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस बनानी है, कितना बाय कितने का आपको मेडिकल खोलेंगे, क्या-क्या उसमें चीज़ रखेंगे, सारी चीज़ें शेड्यूल ए में पाई जाती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे शेड्यूल बी, ठीक है? शेड्यूल बी क्या है? रेट ऑफ फीस, ठीक है? हम देखेंगे रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ठीक है? टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। देखिए शेड्यूल बी में क्या आता है? ये कह रहा है कि परीक्षण के लिए शुल्क की दरें, जब हम किसी दवा पे या किसी औषधि पे कोई प्रशिक्षण करते हैं, तो उसपे हमारा कुछ शुल्क लगता है, ठीक है? उसको भी टेस्ट करने के लिए शुल्क लगता है, जो कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला या सरकारी विश्लेषण द्वारा विश्लेषण की जाती है। जो क्या करती है, ये लेबोरेटरी में होती हैं और इसको क्या गवर्नमेंट एनालिसिस करता है, ठीक है? जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेबोरेटरी होती हैं, वहाँ पे जो सारे ड्रग हैं उनको टेस्ट किया जाता है और एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है? कि कौन से ड्रग कितने एपीआई यूज़ किए गए हैं, कितना हमारे लिए सेफ है, कितना इफेक्टिव है, कितना हमारे लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है सेंट्रल लेबोरेटरी में। वहाँ पे टेस्ट होगी, फिर वो अप्रूव की जाती है, फिर उसका ट्रायल होता है, फिर ट्रायल करने के बाद देन वो मार्केट में लॉन्च होती है और वो फिर पेशेंटों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉस्पिटलों पे, डिस्पेंसरियों पे, मेडिकलों पे, ठीक है? सारी जगह से वो भेजी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हम लोगों ने शेड्यूल ए पढ़ लिया, शेड्यूल बी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या-क्या आते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप याद करते हुए चलिएगा, ठीक है? और नोट्स आप खुद बनाइएगा, ठीक है? ये जो वीडियो है इसे आप पढ़िएगा और इससे नोट्स बनाइएगा आप लोग। अगर खुद आप लोग नोट्स बनाएँगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा, चीज़ें रिवाइज़ रहेंगी, ठीक है? एक बार पढ़ लेंगे, एक बार नोट्स बनाएँगे, तो फिर ज़रूरत जब भी आपको पड़ेगी, एग्ज़ाम रहेगा, आप एक बार नोट्स पलट कर देख लेंगे, तभी आपको चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है? शेड्यूल सी देखते हैं क्या है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड द अदर स्पेशल प्रोडक्ट whose import, sale, distribution and manufacture are governed by the special provision। जो शेड्यूल सी है उसमें क्या-क्या आते हैं? ये जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, इस शेड्यूल सी में हम जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? और उसको इम्पोर्ट करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम एक जो हमारी गवर्नमेंट होती है, क्या करती है उसपे स्पेशल प्रोविज़न उसपे स्पेशल देख-रेख करती है, ठीक है?
कि उसको हम कितना वितरण कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, ठीक है? या कितना सेल हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सारे चीज़ को जो बायोलॉजिकल वेल प्रोडक्ट हैं, सारे चीज़ को प्रोविज़न करती है और कंट्रोल करती है। कौन? शेड्यूल सी। यानी शेड्यूल सी के तहत ही हमको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलता है। देखिए फिर क्या है? जैविक और अन्य विशेष उत्पादकों की सूची जिनके आयात, बिक्री, वितरण और विनिर्माण, ठीक है? विनिर्माण विशेष प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हैं? इसके एग्ज़ाम्पल है सीरम हो गया, एड्रेनलिन हो गया, विटामिन्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम किस शेड्यूल के अंदर आती हैं? सारे शेड्यूल सी के अंदर हम देखते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे हमारा शेड्यूल सी 1, शेड्यूल सी 1 बहुत पूछा जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखिए जो भी अगर चीज़ें जिसके टाइप 1 के भी सब टाइप्स हों, ठीक है? सब टाइप्स के भी सब टाइप्स हों, वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? जैसे कि अब हम लोगों ने इसमें देखेंगे हम लोगों का देखिए हमने सी शेड्यूल पढ़ा, ठीक है? उसी में हम लोग सी 1 पढ़े, तो ज़्यादातर सी नहीं पूछे जाएँगे, ज़्यादातर सी 1 पूछे जाते हैं, ठीक? क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे एफ है, तो हमारे एफ 2 होता है, एक एफ 1 है, एफ 2 है, एक एफ 3 है। ये इसकी क्या है, ये सब टाइप है और ज़्यादातर इन्हीं में से पूछे जाते हैं, कि हमारा एफ 1 शेड्यूल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, एफ 2 शेड्यूल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और एफ 3 शेड्यूल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कौन से ड्रग बनते हैं, कौन से रूल इसमें फॉलो होते हैं, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है? तो शेड्यूल सी 1 देखेंगे हम क्या है, इट्स कंटेन अदर स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है? ये अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? व्हिच रेगुलेशन आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजन, जो गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोविजन मतलब देख-रेख में ही उसको बनाए जाते हैं या रेगुलेट किए जाते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट करना है। रेगुलेशन मतलब हमारा होता क्या है? रेगुलेशन मतलब हमारा होता है, ये हो गया हमारा रेगुलेशन, इसका मतलब होता है कि इम्पोर्ट करना, ठीक है? सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है? या इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना। ये सारी चीज़ें का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन, यानी किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे रेगुलेशन के अंदर आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको स्पेशल प्रोविज़न मतलब उसपे विशेष देख-रेख करती है, ठीक है? कि हमारे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या है, उसमें क्या रूल है, क्या एक्ट है, सारी चीज़ों को देख-रेख करती है। देखिए, इसमें अन्य विशेष उत्पादक शामिल हैं, ठीक है? ये जो शेड्यूल सी है इसमें विशेष उत्पाद यानी विशेष प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं, स्पेशल प्रोडक्ट शामिल हैं, जो विनियमन के लिए विशेष प्रावधान द्वारा शासित है। जो क्या करता है इसमें गवर्नमेंट अच्छे से उसका स्पेशल प्रोविज़न करती है, देख-रेख करती है, ठीक है? और इसमें देखिए नॉन पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लाइन देखिए नॉन पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो शेड्यूल सी 1 में होता है उसमें नॉन पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसमें मतलब कोई भी पैरेंटल ड्रग्स नहीं पाए जाएंगे इसमें, ठीक है? इसमें ओनली फॉर नॉन पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होती हैं, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल डी क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है? ये शेड्यूल डी क्या करता है, कहता है औषधि यातायात, ठीक है? औषधि यातायात के प्रावधान से छूट छूट प्राप्त औषधियों की सूची। ये ऐसी सूची है जिसमें जो इसमें वो ड्रग मेंशन होते हैं जिसपे बहुत छूट होती है, ठीक है? ये ऐसी औषधियाँ होती हैं जिन पे मैक्सिमम छूट पड़ती है। जैसे ना हम कोई भी अगर डिस्पेंसरी पे ड्रग लेने जाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना भैया इस पे कितना परसेंट आप ऑफ देंगे, ठीक है? ये मान लीजिए हमारी कोई ड्रग है, इसका रेट है अगर मान लीजिए ₹50 है, ठीक है? ₹50 उसकी एमआरपी है, ठीक है? तो आप उसपे कहेंगे भैया ये ₹50 की एमआरपी है, ₹50 में 10 टैबलेट हमारी मिल रही हैं, ठीक है? तो ये इसका तो एमआरपी ₹50 है, पर हमें यहाँ पे देंगे कितने पे, ठीक है? तो उसका डिसाइड रहता है कि उसको कितना परसेंट उसपे लॉस करना है, 15% लॉस करना है, 20% लॉस करना है, कि उसपे 25% लॉस करना है। तो ये उसपे ये होता है छूट। जो कोई दवा है, सिरप, टैबलेट, सस्पेंशन, एलेक्सर, इंजेक्शंस
जो भी आपके ड्रग है पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, उन सारी दवाओं पे हमारा छूट होता है, ठीक है? तो जो सारी छूट होते हैं हमारे शेड्यूल डी के अंदर आते हैं, ठीक है? शेड्यूल डी मतलब ये भी समझ लीजिए, डी मतलब डिस्काउंट, ठीक है? शेड्यूल डी के अंदर क्या आते हैं कि ड्रगों पे जो ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे जो ड्रग होती हैं उन पे विशेष छूट मिलती है, ठीक है? अब हम देखेंगे शेड्यूल ई1। शेड्यूल ई1 क्या है? तो इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। शेड्यूल ई1 के तहत वो आती हैं जैसे कि हमारा हो गया एएसयू। एएसयू का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ए मीन्स आयुर्वेदिक, ठीक है? यस मतलब सिद्धा और यू मतलब यूनानी सिस्टम। क्या है? ये सारे ड्रग की जो चिकित्सा होती हैं, जो ड्रग बनाते हैं, कि आयुर्वेदिक फॉर्म है, ये आयुर्वेदिक सिस्टम्स होते हैं जैसे पेड़, पौधे, पत्ती, फल, फूल इन चीज़ों से ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है? ये सिद्धा सिस्टम होता है, ये यूनानी सिस्टम होता है, ठीक है? इसमें हमारे एलोपैथिक भी होते हैं, ठीक है? होम्योपैथिक भी होते हैं, सब क्या है कि सिस्टम है कि वो किस फॉर्म में ड्रग बना रहे हैं, ठीक है? किन चीज़ों से लेकर के ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें क्या सिस्टम यूज़ रहे हैं, ये उसके क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं। तो शेड्यूल ई में ये कह रहा है कि ऐसी ड्रग की लिस्ट है जिसमें ये मतलब जो हानिकारक विषैले पदार्थ हैं, ठीक है? जिस पॉइज़नस सब्सटेंस हैं, वो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के ऑफ मेडिसिन के लिस्ट होती हैं कि ये जो इसमें लिस्ट हैं, ठीक है? हिंदी में देखते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी, जो हमारी आयुर्वेदिक है, सिद्धा और यूनानी है चिकित्सा पद्धति है, उसके अंतर्गत विषैले पदार्थों की सूची। जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के अंदर में, ठीक है? जो विषैले पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कि आयुर्वेदिक ले लिया, ठीक है? अब आयुर्वेदिक में बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है? आयुर्वेदिक में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें से कुछ पौधों से हम मेडिसिन्स बनाते हैं, लेकिन उन्हीं पौधों में से, उन्हीं बागीचों में से, बाग में से कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है? विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले उनकी अगर पत्तियों को चबा ले, तो उससे भी हमारे शरीर में पॉइज़नस फैल सकते हैं, जहर फैल सकता है, ठीक है? कुछ ऐसे जड़ होते हैं, अगर कोई खा ले या पत्ती या फल खा ले, तो उससे उनको पॉइज़न हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें इसमें लिस्ट ई1 में हमारे मेंशन है कि अगर आप आयुर्वेदिक सिस्टम से कोई ड्रग बना रहे हैं, यूनानी सिस्टम से ड्रग बना रहे हैं, सिद्धा पद्धति से ड्रग बना रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्रगें हैं, इन सब में पॉइज़नस यानी विषैले पदार्थ होते हैं, तो हमको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? वो हमारे शेड्यूल ई के अंदर आता है, ठीक है? अब हम देखेंगे शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ क्या है? This contains regulation and standard for running a blood bank. Example, space, minimum equipment required. ठीक है? शेड्यूल एफ हमारा बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर जहां आपको ब्लड बैंक दिख जाए, ठीक है, तो आप सीधे समझ लीजिए कि ब्लड बैंक से रिलेटेड हमारा क्या है? एफ। अगर पूछ ले कि ऐसे कौन से हैं जहां पे मतलब ब्लड का मतलब आप लेन-देन कर सकते हैं। किस शेड्यूल के तहत आप ब्लड बैंक का इधर का रेगुलेशन या रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो शेड्यूल एफ में हमारा आता है। ठीक है? कि अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, ब्लड बैंक अगर आपको दिख जाए और ये शेड्यूल वाला हो, तो शेड्यूल एफ आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त बैंक चलाने के लिए विनियमन और मानक शामिल हैं। इसमें अगर आप ब्लड बैंक की कोई शॉप चलाना चाहे, कोई हॉस्पिटल चलाना चाह रहे हैं, तो उसके क्या-क्या रूल हैं, ठीक है? क्या-क्या रेगुलेशन है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, वो शेड्यूल ईएफ के तहत आएगा। जैसे हम लोग लाइसेंस-वाइसेंस भी बनवाते हैं, तो उसमें शेड्यूल रहता है कि किस शेड्यूल के तहत क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। शेड्यूल सी, शेड्यूल सी1 ये सारी चीज़ें शेड्यूल उसमें मेंशन होती हैं कि अगर उन चीज़ों को आपने ब्रेक किया, ठीक है? तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है और तो और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए उसमें क्या होता है, शेड्यूल होते हैं, एक्ट होते हैं और
आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो एक मतलब कहा जाए कि लॉ, ठीक है? पूरी लॉ है फार्मेसी की। लॉ मीन्स जहाँ पे पूरे रूल हो, रेगुलेशन हो, ठीक है? कि क्या कैसे करना है, कौन-सी दवा कब यूज़ करनी है, कौन-सी दवा कैसे नहीं यूज़ करनी है, कौन-सी दवा किस किस जगह स्टोरेज करनी है, किस टेम्परेचर में स्टोरेज करनी है, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं, ठीक है? कितने बाय कितने का रूम चाहिए, क्या-क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कौन-सी ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, कौन-सी ड्रग आप प्रिस्क्रिप्शन से दे सकते हैं, कौन-सी ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें उस शेड्यूल में मेंशन होती है। अगर उस शेड्यूल को आप ब्रेक करते हैं, रूल को आप ब्रेक करते हैं, तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है? तो शेड्यूल हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो शेड्यूल हम इस जो सारे शेड्यूल पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे शेड्यूल को हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? उसके उसमें क्या-क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमारा पूरा एक फार्मेसी का कानून है। ठीक है? जो कि हमें पता होना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर इस रूल के हिसाब से हम चलेंगे तो मान लीजिए बहुत सी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं, अच्छे वे में ला सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे हमारा हो गया, ठीक है? शेड्यूल एफ के अंदर क्या आते हैं उसमें ब्लड बैंक जो होते हैं, उनको स्टैंडर्ड और रेगुलेशन करने का काम शेड्यूल एफ करता है, ठीक है? अब देखेंगे शेड्यूल एफ आर मोस्टली 3 टाइप्स आर प्रेजेंट। अभी हमने आपको बताया था ना कि शेड्यूल एफ जो हमारे हैं वो 3 टाइप के होते हैं, F1, F2, F3। अब देखेंगे F1 शेड्यूल में क्या है, ठीक है? F2 शेड्यूल में क्या है और F3 शेड्यूल में क्या है। F1 में तो है कि ब्लड बैंक का हो गया, मतलब ब्लड बैंक को हम रेगुलेशन कैसे करेंगे और कैसे स्टैंडर्डिंग उसको रनिंग करेंगे, ठीक है? कैसे उसको चलाएँगे, क्या-क्या उसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है। अब हम देखेंगे शेड्यूल एफ के टाइप्स, ठीक है? ये हो गया हमारा शेड्यूल एफ। तो F1 में हमारा क्या आता है? दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन। ये F1 जो होता है इसमें हमारे वैक्सीन को रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है? वैक्सीन को मानक शामिल किया गया है कि उसको हम कैसे बनाएँगे, किस टेम्परेचर में स्टोरेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी वैक्सीन के बारे में दिया गया है। तो जब वैक्सीन पूछे तो हमें F1 याद होना चाहिए। और F2 क्या है? दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग हमारे किस शेड्यूल के अंदर आते हैं? शेड्यूल F2 के अंदर आते हैं। ठीक है? इसमें जो सर्जिकल चीज़ें होती हैं उसमें क्या-क्या चीज़ हो यूज़ होते हैं, क्या कैसे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ नहीं किए जाते हैं, उस सारी चीज़ों का जो शेड्यूल F2 में हम पढ़ेंगे। और शेड्यूल F3 क्या है? दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स, यानी नाभ की टैप्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? F3 शेड्यूल करता है। ठीक है? ये हमारे शेड्यूल कंट्रोल कंप्लीट हो गए, ठीक है? अब देखेंगे हम शेड्यूल एफ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखते हैं, दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जब कहीं आपको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन दिख जाए और शेड्यूल को पूछे तो बेझिझक, बेधड़क सीधे आप कर देंगे डबल एफ, ठीक है? यानी जहाँ 2 एफ दिखे इसका मतलब समझ जाइए कि 2 आँखें हैं हमारी और ये शेड्यूल इसके लिए है हमारे आँख, यानी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए जो भी ड्रॉप बनाए जाते हैं, आई ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें किसपे शेड्यूल के अंदर आती हैं और शेड्यूल एफ के अंदर आते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जिसमें हम करते हैं, ठीक है? इसमें नेत्र संबंधी तैयारी के लिए विनियम और मानक शामिल है, ठीक है? अब शेड्यूल जी क्या है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस that are required to be used only under medical supervision and which are to be labeled according। ये जो शेड्यूल जी के ड्रग होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम इनका रिक्वायर क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसका यूज हम मेडिकल सुपरविजन, जो हमारा मेडिकल सुपरविजन है उसकी देख रेख में ही हम इसको यूज करते हैं और उसको उस पे ये भी हम ध्यान रखेंगे कि उस पे लेबल्ड अकॉर्डिंग, जो उस पे लेबल लगा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। ठीक है? हिंदी में देख लेते हैं। उन पदार्थों की सूची जिनका उपयोग केवल चिकित्सीय देख-रेख में ही किया जाए आवश्यक है तथा जिन्हें तदनुसार लेबल किया जाना चाहिए। ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग केवल और केवल उपयोग हम चिकित्सीय देख-रेख में ही कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते और उनके ऊपर बाकायदे लेबल भी यूज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है? शेड्यूल एच क्या है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल एच में कौन से आते हैं? ऐसी ड्रगें जिनको हम
बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं। यानी अगर प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास तभी हम आपको वो ड्रग दे सकते हैं। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग को हम क्या कहते हैं? ओसीटी नहीं ओटीसी बोलते हैं, सॉरी ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ेंगे, ठीक है? हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ेंगे कि ओवर द काउंटर ड्रग क्या होती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग वो होती हैं जिनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है, बिना आरएमपी के लिखे हुए भी हम ड्रग काउंटर से ले सकते हैं, मेडिकल से ले सकते हैं, उसे हम ओटीसी कहते हैं, यानी ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है। लेकिन शेड्यूल एच जो होता है इसमें लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इसकी एक लिस्ट होती है जो आप ऐसी ड्रग की लिस्ट बनाए जाते हैं जो बिना हम प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, ओनली फॉर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लाइए ड्रग ले जाइए, जैसे कि हमारे सिडेटिव ड्रग हो गए, नारकोटिक ड्रग हो गए, ये सारी चीजों को हम क्या बिना रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखे बिना या बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम उसे डिस्पेंस नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ये शेड्यूल एच के अंदर आएगा। शेड्यूल H1 क्या है? नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। एच है, एच भी हो गया कि इसको प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तभी दे सकते हैं दवा है। और जो H1 है कि इसमें भी समझिए सेम इसी के तरीके है। इसमें भी आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा ड्रग दवा नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। उसको आरएमपी जब तक लिख के नहीं देगा तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिस के पर्चे के बिना खुदरी बिक्री नहीं की जाएगी। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, दवा नहीं लिखी है तो उसको हम बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको अगर हमें बेचना है तो हमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। और शेड्यूल जे देखेंगे क्या है? डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, ये ऐसी ड्रग होती हैं जो बीमारियों को रोक नहीं सकती, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम दवा से ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि कैंसर हो गया, अभी कैंसर का कोई सफल इलाज नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ये शेड्यूल जे जो बनाया गया इसलिए बनाया गया है कि जो रोग संबंधी बीमारियां हैं जिनकी रोकथाम या उपचार का दावा औषधि द्वारा नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि भैया ये ड्रग ले जाओ और तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, भैया ये ड्रग ले जाओ और तुम्हारी किडनी सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल जे के अंदर आते हैं कि हम जो रोग संबंधी बीमारियां हैं उनको हम दवा से ये नहीं दावा कर सकते कि हम उसको पूर्णतः ठीक कर देंगे, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके खान-पान पे डिपेंड करता है, आपके रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप उस बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर ले रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और नए शेड्यूल के साथ, नई उमंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।